चाहता हूं कट सी प्रेस टीवी, इसको जरूर देख लीजिए कि कैसे वहां पास में ही हमला होता है लेकिन जनता जो है वो वहीं टिकी हुई है। अल्लाहू अकबर और ईरान, इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए जरा। شما صحبت میکنم هدفمند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها، در برابر موشک‌ها ایستادن، مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه‌ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. तो देखा आपने, बिल्कुल आवाज, धमाके की आवाज आ रही है। जनता लेकिन टिकी हुई है, डटी हुई है, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। तो ईरान की जनता जब नहीं डरी और न डर रही है तो वहां की सरकार को डराना तो अमेरिका के लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। आज फिर विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका फेल हो चुका है। उसे लगा था कि वो 2-3 दिन में फतह हासिल कर लेगा, लेकिन उसका प्लान ए फेल हो गया है और अब वो दूसरे तरीकों से हमले कर रहा है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम होगा। वहीं ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप को अलर्ट रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही खत्म हो जाएं। ये साफ साफ कि ट्रंप को अलर्ट रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही खत्म हो जाएं। गौरतलब है दोस्तों कि यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही खबर आई है कि ईरान अमेरिका का साथ देने वाले देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकलने के लिए फीस वसूलेगा। जी हां, यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां ब्रेकिंग न्यूज है, ईरानियन ऑफिशियल टू सीएनएन न्यूज को यहां पर कहा गया है वी प्लान टू इंपोज सिक्योरिटी, जी हां, सिक्योरिटी फीस ऑन शिप बिलोंगिंग टू कंट्रीज। यहाँ पर साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स के और जो भी हैं अलाइड ऑफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जो अलाइड हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन कंट्रीज के ऊपर, उन शिप्स के ऊपर जो बिलोंग करते हैं, फी लेंगे हम। दे कैन यूज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। यहां पर साफ साफ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी लेकर हम इसको हॉर्मुज को एक यूज करने दे सकते हैं, वरना नहीं। इसके अलावा ईरान तेल आपूर्ति के एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। यहां आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए और यहां ऊपर ईरान और ये छोटा सा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम पीले कलर में दिखा रहे हैं और वहां से यह अरब सागर की ओर बढ़ते हुए, और यही जो चंक है, ये चोक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आगे बढ़ना अब अमेरिका के साथ ही देशों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ईरान तेल आपूर्ति के लिए एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। खबर है कि तेहरान का वॉर रूम जी हां, तेहरान का जो वॉर रूम है वो अरब पेनिनसुला में बाब अल मंदेब के एक और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को बंद कर सकता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमले जारी रखे और युद्ध को लंबा, यानी इस जंग को लंबा खींचने का फैसला किया तो ईरान बाब अल मंदेब से जहाजों का रास्ता रोक देगा। रिपोर्ट में ईरान मिलिट्री मॉनिटर का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नए सुप्रीम लीडर या अन्य लीडरशिप पर हमला किया तो ईरान यह विकल्प खोल सकता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, दूसरा रास्ता जो है वो भी हम बंद कर देंगे। जब पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो चुका है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना जा रहा है, तब ईरान का यह फैसला ट्रंप की मुसीबत और बढ़ाएगा। इस चेतावनी के बाद अब ट्रंप का डर सामने आ रहा है। वैसे भी अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो चुका
चुका है। और इस बीच अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस जंग का असली मकसद क्या है, क्योंकि ट्रंप या नेतन्याहू अब तक ईरान में परमाणु हथियार दिखा नहीं पाए हैं और न ही ईरान का तख्ता पलट करवा सके हैं। ट्रंप एक तरफ कड़ी सैन्य कार्रवाई और तेल आपूर्ति रोकने पर ईरान को 20 गुना घातक हमले की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मदद और ईरान से बातचीत की संभावनाओं पर भी चर्चा ट्रंप कर रहे हैं। इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भारी कंफ्यूजन के हालात हैं कि आखिर इस जंग का मकसद क्या था, क्योंकि इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। शेयर बाजारों में गिरावट आई और तेल की कीमतों में तेज उछाल, और इन सब ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरे की आशंका पैदा कर दी है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कल कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध अकाल्पनिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस्लामी गणराज्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो लड़ाई और तेज हो सकती है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से कहा है कि हम कुछ शैतानी ताकतों को खत्म करने के इरादे से कुछ समय के लिए पश्चिम एशिया में थे और मुझे उम्मीद है कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा। इस बयान के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर ईरान हॉर्मुज जलसंधि मध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी कदम उठाता है तो अमेरिका उस पर अब तक की तुलना में 20 गुना अधिक जोरदार हमले करेगा, 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा, यहां पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रंप की धमकियां जारी हैं, तो वहीं अब अरागची, जी हां, सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के। अरागची ने फारस की खाड़ी के देशों को संदेश देते हुए, गल्फ कंट्रीज को संदेश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में, जी हां, इस क्षेत्र में, ये देखिए, इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अन्य देश अपनी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं तो ईरान को भी अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध ईरान ने नहीं चुना बल्कि उस पर थोपा गया है और देश केवल अपनी रक्षा कर रहा है। अरागची ने यह भी कहा इसके साथ साथ कि ईरान जरूरत पड़ने तक मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि ईरानी जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर आज एक चौंकाने वाली खबर और आई है दोस्तों। यूरोपीय संघ के यानी यूरोपियन यूनियन के परिषद काउंसिल, उसके अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन एंटोनियो कोस्टा ने, उनका बयान आया है, एंटोनियो कोस्टा का, और यूरोप का बयान, यूरोपियन यूनियन का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बयान आया है कि ईरान युद्ध में अब तक केवल एक ही पक्ष लाभान्वित हुआ है और वो है रूस। उन्होंने कहा है, कोस्टा ने कहा है कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों को उन्होंने संबोधित करते हुए जो कहा, आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक रूस ही केवल एक विजेता है, रूस ही केवल इस युद्ध में एक विजेता है। कोस्टा ने इसमें कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव तथा जवाबी कार्रवाइयों से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे मॉस्को को भारी आर्थिक फायदा पहुंचा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी चल रही लड़ाइयों को वित्त पोषित करने के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराए हैं। कोस्टा ने ईरान के लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ईरान के लंबे समय से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है और उनके भविष्य का स्वतंत्र निर्धारण करने के अधिकार का समर्थन करता है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार बमों के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते। ये तो गांधी जी ने भी कहा था, याद कीजिए, तभी तो हम लोग आजाद हुए। स्वतंत्रता यानी आजादी और ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार ये बमों के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते, केवल अंतरराष्ट्रीय कानून ही इन्हें कायम रखता है। नेटो देशों के बाद यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। चारों तरफ से घिर चुके डोनाल्ड ट्रंप क्या इस युद्ध में अब खुद को बचा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। ईरान के आगे अमेरिका का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्लान कैसे फेल हो चुका है, आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच पूरी दुनिया में अब हाहाकार मचता जा रहा है तेल के कारण, उस पर भी चर्चा। तेल का खेल कहां तक जारी रहेगा और क्या ईरान
और अभी से थोड़ी देर पहले जैसे ये इसकी तैयारी कर रहा था, खबर ये आई कि उधर गल्फ कंट्रीज में एक और हमला, और वो हमला भी वो यूएई में हमला, और वो भी तेल रिफाइनरी पे, ऑयल रिफाइनरी पर। तो तेल रिफाइनरी पर यूएई में हमला, तेल रिफाइनरी पर सऊदी अरब रियाद में हमला अरामको के ऊपर, तेल रिफाइनरी पर उधर ईरान में हमला, तेल रिफाइनरी पर ईरान ने उधर इजराइल पर हमला किया, और उसके अलावा जिस रास्ते से 20% तेल जो है उसका परिवहन किया जाता है, एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, वो रास्ता हॉर्मुज है, हॉर्मुज स्ट्रेट। जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए, फुल स्क्रीन एक बार और देख लें। उस रास्ते को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, और ईरान का कहना है कि अमेरिकी देश, ये देखिए इस रास्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, और यहाँ से आप राइट साइड में देख रहे हैं स्क्रीन पर हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, अरब सागर दिखाई दे रहा है आपको। बहुत आसान होता है हम तक आना, बहुत आसान होता है इस रास्ते के जरिए चीन तक जाना, दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाना, और ये रास्ता ब्लॉक इसलिए है क्योंकि यही मुख्य वजह है कि दुनिया में 20% तेल की खपत इस रास्ते से होती है। क्या भारत की स्ट्रेटजी क्या है, इस पे चर्चा तो हम करते आए हैं और भी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ ईरान और उसके सामने कैसे झुकते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, इस पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। मुकेश जी का नाम चेंज कर लीजिए, और फिर शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी इधर संसद में जो कुछ चल रहा है वो लेके आ रहे हैं। शकील जी आपके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से थोड़ा अपडेशन के लिए अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले अमलेंदु जी, यहाँ लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं इस युद्ध को, हमारे तमाम साथी इस कवरेज से खुश भी हैं और सराह भी रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ईरान में, क्योंकि इजराइल से भी हम चाहते हैं जोड़ना, लेकिन इजराइल से कोई भी वीडियो फुटेज भेजना मुश्किल है। सारे वीडियो फुटेज के लिए जितने भी उसके जरिया है उन सबको वहाँ ब्लॉक कर रखा है, और खुद पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हैं वहाँ के प्रधानमंत्री यानी बिन्यामिन नेतन्याहू। लेकिन ईरान खुले तौर पर, अभी तस्वीर आप लोगों ने देख ली कि एक तरफ बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कैसे फेल हो रहा है? अमलेंदु जी। राजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल होता चला जा रहा है, क्योंकि जो सोचा था ट्रंप साहब ने वो किसी भी तरीके से कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अब एक तरीके से कहा जाए कि जो उनकी पूरी कोर टीम है उसके बीच में ही आपस में ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गया है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। सुबह ही आपने सुनवाया था डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि वो हमला जो किया ईरान के ऊपर, तो वो पीट हेगसेथ और कुशनेचर उनके जो दामाद हैं उनके कहने पे, और एक किसी और के कहने पे, इन 3 के कहने पे उन्होंने किया। यानी अब वो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि उन्होंने जो था ये हमला किया। दूसरी तरफ नेतन्याहू गायब है राजीव जी, और आज एक खबर आई है, वो खबर ये आई है कि जो गूगल मैप के जरिए लोग देख लेते थे कहाँ की क्या स्थिति है, वो गूगल मैप को बंद करा दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि इजराइल की कोई जो है वो लोकेशन दिखने नहीं पाए। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, और लोगों ने उसको चेक करने की कोशिश की तो ब्लर जो है वो इजराइल पूरा आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा वहाँ क्या है। एक खबर ये आ रही है कि ईरान ने आज जो मिसाइलें दागी हैं वो मिसाइल उस बंकर पर जाकर गिरी हैं जिस बंकर में नेतन्याहू जाकर शरण लेते थे। 7-8 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है, आसपास की बिल्डिंग्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो गूगल मैप के जरिए भी देखा नहीं जा पा रहा है कि वो किस जगह पे हमला हुआ है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो यही आ रही हैं कि नेतन्याहू उसमें लेते थे। अब नेतन्याहू उस बंकर में थे कि नहीं थे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो 90% समय हवाई जहाज में उड़ते हुए बिता रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, क्योंकि वो जमीन पर उतर नहीं रहे। तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इधर ईरान ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि कोई किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी, नो सीज फायर साफ तौर पर कह दिया है। पीट हेगसेथ जो है वो अब धमकी दे रहे हैं कि अब सबसे बड़ा तगड़ा हमला जो है वो आज जो है वो ईरान के ऊपर होगा, ये वो धमकी दे रहे हैं। इससे पहले राजीव जी जब ट्रंप ने कहा था कि भाई सबसे बड़ा तगड़ा हमला होगा, उसके बाद वो पेंटागन ने कहा कि ईरानी नागरिक जो है वो बाहर नहीं निकले क्योंकि हम आज रात में बहुत तगड़ा हमला करेंगे, शनिवार की बात है।
और उसके बाद जब राजीव जी लोग सड़कों पर निकले और जबरदस्त तरीके से निकले, और शनिवार को ही जो था वो जब उनका चुनाव हुआ मुस्तफा खामेनी का, उसके बाद लोगों ने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर लोग वहां निकल रहे हैं। अभी आपने प्रेस टीवी की वो फुटेज दिखा दी, लाइव की जो तस्वीर थी उसमें प्रेस टीवी पर वो संवाददाता लाइव कवरेज कर रहे थे कि किस तरीके से मिसाइल से हमला हुआ और लोग जो थे वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। तो ये राजीव जी साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप का जो सोचना था वो किसी तरीके से कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ यूएस में काफी ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं और काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई एक नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिकियों की जान जो है वो क्यों आफत में डाली जा रही है। नेतन्याहू भाड़ में जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के ताबूत जो हैं वो वापस नहीं आने चाहिए अमेरिका में। ये वहां जबरदस्त तरीके से राजनीति मांग उठ रही, तो ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप ने कल जिस तरीके से लगभग 1 घंटे तक पुतिन से बातचीत की है, वो ये साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है अब चाहते हैं कि कोई भी विश्व की शक्ति जो है बीच में पड़कर कोई सीज फायर करा दे। लेकिन ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि नो सीज फायर, कोई बात नहीं होगी, और जंग की शुरुआत अमेरिका ने की है, जंग का अंत हम करेंगे। ये ईरान की तरफ से राजीव जी साफ कहा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जंग की शुरुआत उन्होंने की है और अंत हम करेंगे, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। जरा मुकेश जी आपके पास जल्दी से आता हूं, फिर इधर हिंदुस्तान में जो चल रहा है और हिंदुस्तान पर ईरान युद्ध का क्या असर पड़ रहा है, संसद में क्या चल रहा है, इन सब को लेकर शकील जी, थोड़ा सा शकील जी को बाद में इसलिए ला रहा हूं कि पहले उधर की तमाम चीजें जरा हम तक, हमारे साथियों तक आ जाए कि उधर चल क्या रहा है। मुकेश जी, आप कैसे देखते हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप की ये जो भूमिका है, कभी हां कभी ना, कभी रूस के खिलाफ बोलते हैं, कभी पुतिन से घंटे भर बात करते हैं, कभी चीन के खिलाफ बोलते हैं, कभी ईरान को धमकियां देने लगते हैं, कभी ईरान के सामने घिग्गी बन जाती है, कहते हैं कि ईरान पर अगर हम हमला नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देता, वो परमाणु बम दाग देता। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम उनका हमने ध्वस्त कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं और अब यहां से कैसे बाहर निकलना चाहते हैं, ये डोनाल्ड साहब, और अभी आपने सुन लिया कि यहां एक एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो वहां के अधिकारी ने क्या बताया है, ये भी हमने दिखाया शुरुआत में। तो जरा आपका नजरिया इस पे, आपके विचार इस पर कि डोनाल्ड साहब जो हैं, ट्रंप साहब, वो हैं कहां यहां पे इस युद्ध में? एक सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। मैं डिफेंस स्टडीज का विद्यार्थी रहा हूं। वाह, बहुत बढ़िया। वो मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैंने बहुत अरसे तक भारत में भी डिफेंस मिनिस्ट्री मेरी बीट रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जैसे देखा जाना चाहिए आम प्रबुद्ध लोगों की तरह मैंने भी देखने की कोशिश की है। देखिए, 4-5-6 बातें मैं फटाफट आपके सामने रखता हूं। किसी भी, देखिए, मानव इतिहास युद्ध की घटनाओं से भरा पड़ा है, नंबर 1। ये एक पहलू है। आज तक जो दुनिया में नोन जो जानकारी है, 3500 के करीब युद्ध हुए हैं मानव के ज्ञात इतिहास में। युद्ध विध्वंसकारी होता है, लेकिन युद्ध से पुनर्निर्माण के रास्ते भी निकलते हैं। ये कई बातें युद्ध के पक्ष में और विपक्ष में कही जाती हैं। अब यहां पर आ जाते हैं हम कि जो अभी हम देख रहे हैं ईरान के मामले में, ईरान की इजराइल से या नेतन्याहू की खामेनेई से जो दुश्मनी, जो नाराजगी है, जो अमेरिका की है, ये जग जाहिर है 40 साल से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि जो ये फैसला लिया गया इस वक्त युद्ध करने का, वो किन किन वजहों से लिया गया, और वो वजहों में अब तक जो युद्ध हुआ है या अब तक जो दोनों पक्षों को फायदा या नुकसान हुआ है, उससे वो बात कहां जाती हुई दिख रही है। किसी भी युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। युद्ध के सिद्धांतों में कहा जाता है कि आप चाहे जितना एरियल जो है वो अटैक कर लीजिए, एक दूसरे पे अटैक, काउंटर अटैक, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध के माध्यम से किसी देश की जमीन का जीतना बहुत जरूरी है। यहां जमीन का तो कोई झगड़ा ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमको उस ईरान में पसंद का शासक चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े दादा हैं, सबसे बड़े गुंडा हैं, सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं, जो भी उसका नाम हम देना चाहें। ईरान कितना सही है और कितना गलत है,
ये तय करेंगे ये लोग बाहर बैठ करके। इस तरह का इन्होंने एक नैरेटिव बनाया बहुत अरसे से। ईरान में भी डेमोक्रेसी है, वहां की भी कुछ अपनी आंतरिक कमियां रही हैं, आज भी है। लेकिन जब आप ईरान की अस्मिता के ऊपर हमला करेंगे तो वैसा ही होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तान में पक्ष हो या विपक्ष सभी भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ खड़े थे। ये एक सामान्य किसी भी देश का ये कैरेक्टर होता है। और इसी कैरेक्टर के पलट आप देखिए कि अमेरिका में इस कैरेक्टर का एडवांटेज ट्रंप को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयों में शामिल रहा है और आमतौर पर उन लड़ाइयों की वजह से आम अमेरिकी लोगों को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होती, लेकिन इस युद्ध की वजह से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है अपने रोजमर्रा के जीवन में, जैसे हिंदुस्तान में या दुनिया के अन्य देशों में हो रही है वैसे वहां भी हो रही है जी। अब सवाल यह है कि अगर आप वहां गए थे खामेनेई को खत्म करने तो वो तो खत्म हो लिए पहले दिन ही, तो आप लौट आते, वो तो आपने नहीं, फिर आपने गोल पोस्ट चेंज किया, हम वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अब आप फर्ज कीजिए कि किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सांसदों को आप खत्म कर देंगे तो इससे सत्ता परिवर्तन हो, ये जरूरी नहीं है। और वही चीज ईरान में हो रही है, वो होगा ही नहीं कभी। आपने उनके तमाम टॉप लीडर्स को मार डाला, नई टॉप लीडरशिप आई, फर्ज कीजिए ये टॉप लीडरशिप भी सस्टेन नहीं कर सकती, इसे भी आप मार डालेंगे जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम मार ही डालेंगे, तो वैसी स्थिति में तीसरी लीडरशिप आएगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी कंट्री में जहां पर की डेमोक्रेटिकली सरकार चुनी जाती है, बनाई जाती है। या फर्ज कीजिए यही बात इजराइल के मामले में लागू होगी कि अगर आज किसी रीजन से नेतन्याहू खत्म हो जाते तो इजराइल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बातें अगर आपने युद्ध से पहले नहीं तय की हैं, जब आप युद्ध में जा रहे हैं कि भाई इस युद्ध से हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करना है, आप कितने भी माइटियर हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको युद्ध में जाने से पहले यह तय करना पड़ता है कि हमको अटेन क्या करना है। आप याद करें जब नरवणे ये पूछते हैं कि बताइए साहब हमारे लिए हुक्म क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ये डिसाइड करेगी कि हमें अगर क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करना है, क्या हम अपने विरोधी को, दुश्मन को कहीं कन्फाइन करके रखें, या हमें टिट फॉर टैट करना है, या हमें उसकी जमीन पे कब्जा करना है, उसके संसाधनों पे कब्जा करना है, उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करना है, वगैरह वगैरह। युद्ध के 50 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सवाल यह है कि यहां जितनी बातें पूरी दुनिया जानती वो क्या है। जब ये यूरोप के लोग देश, जब अमेरिका खुद गहरी तकलीफ में है इस युद्ध की वजह से पैदा हुई कठिनाइयों की वजह से, जैसे तेल की कठिनाई, जैसे गैस की कठिनाई, वैसी स्थिति में हुआ क्या, आज ट्रंप ने 1 घंटा पुतिन से बात की और इस तरह की हलचल है कि अब ट्रंप ये कहने जा रहे हैं कि दुनिया के जितने देश चाहें वो रूस से तेल ले लें, खरीद लें। यानी जो बात अभी आई कि भाई रूस को, इससे पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, रूस को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि आपने जब किसी पे आप सैंक्शन लगा रहे हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई क्लियर कट थॉट पॉलिसी नहीं है, माई वे और हाईवे वाली स्थिति है जी। अगर सबसे माइटियर देश का राष्ट्रपति इस ढंग से ये सोचेगा कि माई वे और हाईवे, अगर उस राष्ट्रपति की जो है वो बहुत करीब से अमेरिका और इजराइल के बीच में जो नाता है वो ये सोच लेंगे माई वे और हाईवे, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, किसी हालत में नहीं चल सकती। तो अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा पक्ष देखिए कि इसमें हिंदुस्तान के लोगों और वहां की जनता का क्या क्या अटका हुआ है। हम देख रहे हैं देश भर से ये खबरें आ रही हैं कि एलपीजी की हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पेट्रोलियम का 75 दिन का भंडार है, बाद में पता चला कि वो 24 दिन का ही भंडार है। अब मजे की बात देखिए कि जिस दिन ये लड़ाई शुरू हो रही है उस दिन हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, यहाँ की सरकार को इस बात का इल्म क्यों नहीं था कि हमारे पास गैस का कितने दिन का स्टॉक है और उसके तुरंत बाद क्या क्या स्थिति होने वाली है। हमारे हुक्मरानों को, हमारे रणनीतिकारों को ये क्यों नहीं पता था कि हॉर्मुज स्ट्रीट जो है वो ब्लॉक होगा और ब्लॉक होने से हमारी सप्लाई पर क्या क्या इंपैक्ट आएगा, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट को लेकर के अब आप बताइए, आज हमारे इस युद्ध की वजह से ये हमारे भारत ही नहीं, बगल में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सब जगह क्राइसिस हो रही है उस फ्यूल की। अब यहां पर हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को, उसके पास कोई प्लानिंग थी कि आप ऑल ऑफ अ सडन आएंगे और कह देंगे नोटबंदी, और ऑल ऑफ अ सडन कह देंगे साहब हाँ दाम भी बढ़ गया? क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान था?
आप होके आए थे इजराइल से, आपको जानकारी मिल गई थी, दे दी गई थी कि जाइए आप पहुंचिए दिल्ली और इतने में हम पटाखे फोड़ना शुरू करेंगे, सब कुछ पता था आपको। तो क्या आप उसी समय एक्टिव हो गए कि देखो भाई हमें अपने देश के लोगों को तकलीफ नहीं होने देना है? आप कब एक्टिव नहीं होते हैं? जब आपका शासन, आपकी शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कि जब आम जनता की परेशानी से कुछ लोगों को फायदा होता है, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, लोगों को जब तकलीफ होती है उससे फायदा भी तो किसी को पहुंचता है ना जी। वो फायदा जिन लोगों को पहुंचता है उन लोगों को आपने, उनके प्रति हमदर्दी आपकी नहीं थी, उनसे निपटने की आपके पास रणनीति नहीं थी। तो जहां तक ईरान के युद्ध का वो पहलू है, आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ईरान ये कह रहा है कि 6 महीना लड़े या 10 साल लड़े, भाई लड़ने के अलावा और तरीका क्या है हमारे पास? हम क्या सेल्फ डिफेंस नहीं करें अपना? और अगर वो ये कहता है कि हम अपने किसी पड़ोसी देश पे हमला नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी देश में जो अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं, सैनिक अड्डे, हम उस पर हमला कर रहे हैं, ये बाकायदा युद्ध का एक मान्य सिद्धांत है कि आप अपने अपोनेंट और उसके एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या गेन करना चाहता है? क्या ईरान में 1 करोड़, वहां की 9 करोड़ 10 करोड़ की जो आबादी है, 1 करोड़ लाशें बिछा देने से उसको लगेगा कि हम जंग जीत जाएंगे, चाहे वो 6 महीना लड़े चाहे वो 10 दिन लड़े? एक तो बात ये हो गई। और दूसरी तरफ ईरान क्या सोचता है? ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि देखो भाई अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मेरे जितनी ताकत में होगी मैं भी तुम पर अटैक करूंगा। ईरान को यह मालूम है कि मुझे जंग नहीं जीतनी, वो अमेरिका को नहीं डिफीट कर सकता, वो इजराइल को भी नहीं डिफीट कर सकता, लेकिन उसको मैसेज ये देना है कि हम वो नस्ल नहीं है, हम वो कौम नहीं है जो सरेंडर कर दे, जो आत्मसमर्पण कर दे। हमारे कुछ लोग शहीद होंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे, ठीक है, हमारा बहुत नुकसान होगा, ठीक है, हम बहुत तकलीफ में जिएंगे, वैसे भी जी रहे थे, इतने समय से सैंक्शन झेल रहे थे। तो उनके पास जो अभी जज्बा है वो है सिर्फ बलिदान देने का, कुर्बानी देने का। और इतिहास गवाह है कोई भी कौम जब बलिदान देने पर आ जाती है तो उसके सामने बड़े से बड़ी सत्ता जो है उसको घुटने ही टेकने पड़ते हैं। आप याद करें गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने जो लड़ाई लड़ी थी वो उस जमाने की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर थी, लेकिन जब उस इंपीरियल पावर को लगा कि नहीं भैया हम खाली लाशें बिछा करके हिंदुस्तान को कायम नहीं रह सकते, यहां नहीं जीत सकते, यहां नहीं बने रह सकते, तो उन्होंने तय किया कि हमें जाना पड़ेगा वापस। दूसरी वजह क्या थी जाने की कि अगर वहां से 5000 अंग्रेज यहां शासन कर रहे हैं और हर महीने 10, 15, 20 की बॉडी यहां से वहां जा रही है तो वो उनको हजम नहीं होगी। सेम वही चीज अमेरिका के साथ है। अगर आप गौर करें तो आज के दौर में अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके नागरिकों की बॉडी जो है, सैनिकों की बॉडी जो है वो ताबूत में आए उसके देश में। इसी ने तो उसको सबसे ज्यादा बेचैन किया था अफगानिस्तान में भी और वियतनाम में भी। यही चीज वो यहां झेलने को मजबूर है। आप ईरान के 13,000 15,000 लोग गिरा दे मार करके, लेकिन अगर आपके 500 लोगों की भी डेड बॉडी पहुंची है तो अमेरिका का आदमी पूछ रहा भैया हम किसके लिए कूदे हैं लड़ाई में, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारा टारगेट? जी राजीव, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। फटाफट कुछ और राउंड में जल्दी हम लोग बात करते हैं। शकील जी के पास आऊं, लेकिन शकील जी आपके पास आने से पहले एक बयान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये बयान है अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का बयान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। पीट हेग्सेथ जो हैं वो कह रहे हैं कि ईरानियों ने मेरे हजारों अमेरिकी भाइयों, देखिए पीट हेग्सेथ युद्ध सचिव हैं वहाँ के, वॉर सेक्रेटरी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानियों ने मेरे हजारों अमेरिकी भाइयों को निशाना बनाकर मार डाला है। हमारे हजारों अमेरिकी भाइयों को ईरानियों ने निशाना बनाकर मार डाला है। इस लाइन को जरा अंडरलाइन कीजिएगा। परमाणु बम बनाने की इस होड़ को राष्ट्रपति ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न अभी, न कभी, न हमारे रहते। मुल्ला हताश और बेताब हैं। आतंकवादी कायरों की तरह वे स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहे हैं, जानबूझकर निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सेना को व्यवस्थित रूप से कमजोर और नष्ट किया जा रहा है। ईरान के पड़ोसी और कुछ मामलों में खाड़ी के
पूर्व सहयोगी उनका साथ छोड़ चुके हैं और उनके समर्थक संगठन हिजबुल्लाह, हौथी और जो हैथी हैं और हमास या तो टूट चुके हैं, अप्रभावी हो चुके हैं या हाशिए पर जा चुके हैं। ये बात इन्होंने पीट हेग्सेथ ने कही है। उनकी जुबानी सुन लेते हैं। शकील जी, आपके पास आता हूं और यहां पर इंपॉर्टेंट है, हजारों अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकियों को मार डाला है अगर ईरान ने, तो ये बात स्वीकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं करते हैं जब उनके ही युद्ध सचिव ये बात स्वीकार कर रहे हैं, युद्ध मंत्री ये बात स्वीकार कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं उनकी जुबानी। सुनिए। The Iranians have targeted and killed thousands of my American brothers. That race to a nuclear bomb, President Trump will never allow it. Not now, not ever, not on our watch. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Iran's neighbors, and in some cases former allies in the Gulf, they've abandoned them. And their proxies, Hezbollah, the Houthis, and Hamas, either broken, ineffective, तो सुन लिया आपने, ये वही कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिकी इसमें ईरानियों ने हमारे हजारों अमेरिकी भाइयों को निशाना बनाकर मार डाला। परमाणु बम बनाने की इस होड़ को राष्ट्रपति ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अभी किए, ना कभी करेंगे, ना हमारे रहते करेंगे। मुल्ला हताश और बेताब हैं, आतंकवादी कायरों की तरह वो स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहे हैं, जानबूझकर निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सेना को व्यवस्थित रूप से हमने कमजोर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, नष्ट किया जा रहा है। और ईरान के पड़ोसी यानी कि जो गल्फ कंट्रीज के हमारे पुराने सहयोगी हैं, वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। ये सारी बात यहां रख रहे हैं। और उनके समर्थक संगठन जिसमें हिजबुल्लाह है, हैथी है, हमास है, ये सब टूट चुके हैं, अप्रभावी हो चुके हैं और ये हाशिए पर जा चुके हैं। ये यहां कहा जा रहा है युद्ध मंत्री की तरफ से, युद्ध सेक्रेटरी जो हैं यहाँ के, वॉर सेक्रेटरी, उनकी तरफ से अमेरिका के। और इसके मायने बहुत हैं, इसको अगर थोड़ा डिफाइन किया जाए तो। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बात और ईरान की बात, दोनों दो दिशा में बात करते हुए नजर आते हैं शकील जी। और क्या कुछ भारत में चल रहा है उस पर भी अपने विचार रखिएगा। दूसरे देश में घुस के वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या करना बहादुरी है। ईरान के लोग अपने सेल्फ डिफेंस में जो कर रहे हैं उसको कायराना हमला कह रहे हैं वो, और उसी रो में, उसी हताशा में वो स्वीकार कर गए कि हमारे हजारों अमेरिकी वो मारे गए हैं। पूरे अमेरिका में इस बयान के बाद में हड़कंप मच जाएगा या मच चुका होगा। और शायद इसीलिए जो आप कह रहे थे कि ट्रंप क्यों नहीं मान जाते, ट्रंप को मालूम पड़ गया है, इसीलिए उन्होंने पुतिन से इतनी लंबी बात करी और पुतिन से उन्होंने मदद मांगी। राजीव जी, 11 दिन हो गए हैं। अमेरिका सोचता था 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मैं खत्म कर दूंगा और ईरान को मैं मजबूर कर दूंगा कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन आज स्थिति क्या है? अब वहां की जनता लड़ रही है, जिसे वो कह रहे हैं कि मुल्ला, वो वहां की जनता लड़ रही है। अब वो जब जनता लड़ने पे आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? और जनता लड़ने पे क्यों आई? आपने ही मजबूर किया, हमला आप ही ने किया, इजराइल ने और अमेरिका ने। ईरान तो हमला करने गया नहीं था। और फिर एक झूठे आधार पे, जैसे इराक में आपने किया था, सद्दाम हुसैन को मारा था कि रासायनिक हथियार बना रहा है, इन ड्रमों के अंदर रासायनिक हथियार है। वो ड्रम खाली निकले, कुछ नहीं मिला उनमें। वहां के सुप्रीम लीडर जिनकी इन्होंने हत्या कर दी, जिन्हें इन्होंने शहीद कर दिया, आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने स्पष्ट रूप से फतवा दिया था, 1 बार नहीं 2 बार, कि ये नैतिकता के विरुद्ध है। हम मानवता के खिलाफ ऐसा कोई हथियार नहीं बनाएंगे, परमाणु बम जैसा। और ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। वो खुद कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे। सारी जांचें अमेरिका ने कर ली, सारी वार्ताएं अमेरिका ने कर ली, उस पर लास्ट फैसला होने वाला था। और अगर उसके पास परमाणु हथियार होता
और उसके सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती, कोई भी देश, ईरान छोड़िए, किसी भी देश में घुस के आप उसके सुप्रीम लीडर को मार डालो तो उसके पास जो भी हथियार होगा वो काहे के लिए रखे रहेगा? वो सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेरिका इतनी खुली गुंडागर्दी कर रहा है कि जो आतंकवादियों का, गुंडों का, साम्राज्यवादियों का तरीका होता है कि जो उनके मुंह में आता है बोलते हैं और सोचते हैं कि वही सही है। राजीव जी, हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, पूरी दुनिया में भी और भारत में भी। राहुल गांधी ने क्या कहा था आज से 3 दिन पहले? युद्ध हमारे पड़ोस में आ गया है। आज स्थिति क्या है? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जो एलपीजी की एजेंसियां हैं वहां पे पुलिस तैनात हो गई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी हम आ रहे हैं पार्लियामेंट से, वहां सांसदों के पास फोन आ रहे हैं कि सब गैस दिलवाओ, और कल तक मीडिया के जरिए, सूत्रों के जरिए ये कहलवा रहे थे कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आज जब स्थिति बदल गई, क्या कह रहे हैं? ब्लैक में तो मिल रही होगी, ब्लैक में ले लो। अपनी गलती मान रही हैं कि भाई इतनी खराब स्थिति है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चेतावनी दे रहा है तुमको। संसद के अंदर नोटिस दिए जा रहे हैं कि हमें भारत की ऊर्जा संकट पे चर्चा करना है जी। करोड़ों प्रवासी भारतीय फंसे हुए, उन पे चर्चा करना है। एलपीजी की कमी है, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। ये नोटिस दोनों सदनों में विपक्ष के द्वारा दिए गए हैं, मगर सरकार चर्चा नहीं करा रही। कल क्या कह रहे थे कि आप अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव है, संकल्प जो है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? विपक्ष ने कहा चलिए आज कर लेते हैं। आज चर्चा हुई, तो चर्चा में वो क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को आपने नेता प्रतिपक्ष को बनाया। चर्चा वो अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प पे नहीं कर रहे। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस से कि आपको अपना नया नेता चुनना चाहिए, प्रियंका गांधी इज बेटर। और प्रियंका ने जो खड़ा होके जवाब दिया है इतना कड़ा कि एक अकेला राहुल गांधी है जिसको तुम डरा नहीं पाए, जिसको तुम दबा नहीं पाए, और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। तो ये जो है संकट अमेरिका में है, संकट इजराइल में है, ईरान तो खैर लड़ ही रहा है, लेकिन इसमें हमारा देश भी फंस गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, जो कुछ कर ही नहीं रही है, बिल्कुल बैठी हुई है चुपचाप। देश का प्रधानमंत्री इतने दिनों में एक शब्द नहीं बोले हैं, तो क्या होगा? ये जो एलपीजी की समस्या आई है, अभी इसके बाद ना आए ईश्वर करे पेट्रोल की और डीजल की और इस तरह की, नहीं होगा क्या उसमें? अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बातचीत नहीं करेंगे, तो होगा क्या? एलपीजी की आज शाम को अभी तक जो हालत है, 7 बजे जब प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ था तब तक हमारी बात हो रही थी, हमें लगता है सुबह तो और ज्यादा गंभीर स्थिति होगी। तो सरकार को इसके ऊपर दोनों सदनों में चर्चा कराना चाहिए जी, जो नोटिस दिया हुआ है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये देखना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है, जो हमेशा रही है, एक बड़ी भूमिका, एक निर्णायक रोल। आज तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका जानता है जो मैं कहूंगा वही मोदी जी बोलेंगे, और ईरान जानता है कि इन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत पर 2 शब्द नहीं बोले, तो इनसे क्या बात करें हम? कल को कोई भारत के लिए अच्छी स्थिति तो होगी नहीं है। तो राजीव जी, स्थिति खराब है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 11 दिन लड़ने का जज्बा दिखा के ईरान ने बता दिया कि अमेरिका उसको घुटनों पे नहीं ला सकता। उल्टे ट्रंप की हालत यह है कि ट्रंप अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये युद्ध खत्म हो जाए, किस तरह से उन्हें सम्मान निकल जाने का मिल जाए। लेकिन अब वो सम्मान जनता जो है मिलना आसान नहीं है। रूस नहीं देगा, ईरान तो देगा, कोई देश अब अमेरिका की मदद करने के लिए नहीं आएगा। दुनिया में वो पूरी तरह अकेले पड़ सकता है।
जी, जी, राजीव। अकेले पड़ गया है। और आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ यानी भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। दूसरी तरफ उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, और ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी है ईरान के नए सुप्रीम लीडर को। क्या कह रहे हैं ट्वीट में, जरा दिखा देता हूं। देखिए, कह रहे हैं, मैं महामहिम आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को ईरान के इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उनके पिता आयतुल्लाह अली खामनेई और परिवार के अन्य सदस्यों की शहादत पर पाकिस्तान की जनता की ओर से गहरी संवेदना और प्रार्थनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि नए सर्वोच्च नेता आने वाले वर्षों में ईरान को शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान है, और ये बयान क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान अपनी दोस्ती को यहाँ और मजबूत करते हुए नजर आता है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव पर बधाई देता है। हमारे देश में क्या हो रहा है ये तो आप और हम जान ही रहे हैं। उसकी कितनी बात की जाए, अभी शकील जी ने चूंकि ये बात कही है, इसीलिए इसी बीच शहबाज शरीफ का ये मैसेज आ गया था, आप लोगों के बीच रख दिया हूँ। आना चाहता हूँ जल्दी से प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, आज सुबह से जो खबर आ रही है, खबर में बस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो हम लोग पिछले 11 दिनों से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पहले दिन के बाद से यानी 28 तारीख को जो इन्होंने वहाँ की लीडरशिप पे हमला किया और खामनेई से लेकर तमाम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मार डाला। एक गलती उन्होंने की कि स्कूल पे हमला कर दिया, बच्चियों को मार डाला, और उसके बाद पूरी दुनिया में इनकी भर्त्सना हुई, और उसके बाद से ये एग्जिट का रास्ता यानी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, एग्जिट पॉइंट खोज रहे हैं। और आज अब धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही ये और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच लगभग घंटे भर रूसी राष्ट्रपति से बात करना, जबकि ये जानते हुए कि ईरान में एक एक चीज़ जो ईरान बना रहा है वो भी रूस के साथ टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण से बना रहा है। ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अपने यहाँ जो S-400 है, उससे पहले का S-300, S-400 और अब S-500 तक इसका भी करार है। यानी अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर रूस यहाँ थोड़ा सा पीछे हटेगा तभी हम ईरान पर कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है, और यही कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको व्लादिमीर पुतिन को बुलाया था अलास्का। आप याद कीजिए, अलास्का में इन दोनों की मीटिंग हुई थी। यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए वो मीटिंग सफल नहीं हुई। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह ले, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज रहे हैं, और उसमें रूसी राष्ट्रपति से मदद चाह रहे हैं। क्या ये सही है? दूसरी बात एक और सही है इसमें कि पुतिन फिलहाल किसी प्रकार की ट्रैक टू डिप्लोमेसी ईरान के साथ करने में कामयाब नहीं है। तो ईरान ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों से खबर आती है उसमें यह है कि ईरान ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो पुतिन के मार्फत कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कोई पर्दे के पीछे की बातचीत करके कोई हल निकाले और ईरान अपने हमले जो है वो बंद कर दे और हरमोज को खोल दे, हरमोज जल संधि खोल दे। लेकिन आज की स्थिति राजीव जी क्या है? आज की स्थिति ये है कि ईरान नैतिक रूप से और रणनीतिक रूप से, जिसकी चर्चा भी मुकेश जी कर रहे थे, दोनों तरीके से ईरान इस युद्ध को जीत चुका है। ईरान इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है तेल की कीमतों की वजह से, के जरिए, और पूरी दुनिया में हरमोज के जल संधि की वजह से पूरी दुनिया के ऑयल इन्वेंट्रीज हिल गई हैं। अमेरिका में इस वक्त जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल का, वहां पे उसको गैसोलीन कहते हैं, साल का सबसे ऊंचा है इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं। तो अब जल्दी से मतलब देखिएगा कि अमेरिका की जनता भी अब इससे जब प्रभावित हो रही है।
भारत की स्थिति क्या, अभी शकील जी बता रहे थे कि यहाँ पे एलपीजी और पेट्रोल पंप पे ये तख्तियां लगनी शुरू हो गई हैं कि स्टॉक नहीं है। तो ये स्थिति, और यहाँ पे पैनिक बाइंग होगी जिसमें सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार कोशिश केवल ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नहीं कर सकती। उनको सप्लाई मेंटेन करनी होगी। सप्लाई तब मेंटेन होगी जब पीछे आपके पास इन्वेंट्री होगी। तो पूरी दुनिया को के पेट्रोल के और एलपीजी के, यानी जो फ्यूल है, लाइफ सेविंग फ्यूल है, जो दुनिया की इकोनॉमी का इंजन चलाता है, उस इंजन पे इस वक्त ईरान का कब्जा है। वो कंट्रोल कर रहा है कि कितना फ्यूल किसको मिलेगा, और पूरे दुनिया की इन्वेंट्री इस वक्त हिली हुई है। भारत, हरमुज का आप लोग चर्चा करते हैं आप बार बार, भारत में दुनिया का जो है 20% तेल वहां से निकलता है, और हरमुज में भारत का 40% वहां से तेल आता है उस रास्ते से। अभी आप बता रहे शुरुआत में कि ईरान ने ये कहा है कि वो पैसा वसूलेगा। जी, सुएज कैनाल भी पैसा वसूलता है। सुएज कैनाल $1 मिलियन तक वसूलता है ऑयल टैंकर से, और $1 लाख लेता है नॉर्मल कंटेनर शिप से। जो सुएज कैनाल अथॉरिटी है, जिसको इजिप्ट कंट्रोल करता है। तो ये हरमुज पे भी अब ये मॉडल आने जा रहा है, जो ईरान के लिए एक रेवेन्यू का मॉडल भी होगा। तो अब जो हरमुज खुलेगा वो नए फ्रेमवर्क के साथ खुलेगा। अब एक स्थिति ये होती है राजीव जी कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति ये है कि भारत, यानी नरेंद्र मोदी, मैं भारत और नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ कि भारत की जब हम बात करते हैं तो जनता भी है, सरकार भी है, संसद भी है, मीडिया भी है, विपक्षी पार्टियां भी है, सब मिलाकर भारत का की राय दिखती है। भारत ईरान के साथ खड़ा है, ईरान इसको एक्नॉलेज भी करता है। सोनिया गांधी का आर्टिकल आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा संदेश आया आयतुल्लाह खamenei के मारे जाने पर, उन्होंने अफसोस जाहिर किया। भारत का बहुत बड़ा मीडिया ईरान के साथ खड़ा है, बहुत बड़ी जनता ईरान के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पे इजराइल के खेमे में चले गए। युद्ध के 48 घंटे पहले वो वहां थे। वो क्यों गए थे, क्या बात हुई नेतन्याहू से, ऐसे हमला कैसे हो गया, क्या उनको जानकारी थी कि आयतुल्लाह खamenei को मार डालने की क्या की योजना है, ये सब हमको आगे प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे या भविष्य के में कोई ना कोई खबरें बाहर से आएंगी। लेकिन जो फौरी तौर पे दिख रहा है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खamenei के मौत पर अफसोस जाहिर नहीं किया। उनके नए नेता मुस्तफा के खamenei के चुने जाने पर बधाई नहीं दी। तो वो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि इजराइल के तमाम सारे जो एलाइज हैं उनको फोन कर करके अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, जबकि ईरान वो हमले सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, अमेरिकी अड्डों पे कर रहा है। तो बहुत स्पष्ट तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं होता, स्थिति सामान्य होती सरकार की भी, तो भारत आज ट्रैक टू डिप्लोमेसी का रास्ता निकालने में एक जरिया बनता। जी बिल्कुल। जिसको वॉर रुकवाने वाली अपनी एक इमेज यूक्रेन बना लेते, ईरान में बन सकती थी, लेकिन आपने संबंध खराब कर दिए। और क्या मजबूरी रही होगी ये तो मोदी जी ही जाने। दूसरी बात, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी प्रशांत जी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी पोजीशन जो है मोदी जी ने अपनी राजनीति की वजह से इसमें कॉम्प्रोमाइज कर ली है, और दुनिया के जो जिसको वो कह के चल रहे कि विश्व गुरु, वो वाकई विश्व गुरु बन जाते अगर वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी यहाँ जारी कर लेते। जो ईरान के सूत्र बता रहे हैं
कि वो पुतिन के जरिए भी किसी प्रकार की ट्रैक 2 का कोई भी संकेत ईरान की तरफ से नहीं है। जी एक बात, कुछ गलतियां हुई हैं। एक गलती आपने कहा कि बच्चों के स्कूल को पे बम्बारमेंट किया, पहली गलती। दूसरी गलती, उनके सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया। तीसरी गलती, जिसपे कि ट्रंप और नेतन्याहू में आपस में झड़प भी हो गई परसों, कि इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पे हमला कर दिया, और उसी हमले की तस्वीरों की वजह से कल $110 के ऊपर $115-16 तक चला गया इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। आज थोड़ा कम हुआ है जी। लेकिन उसी हमले की वजह से। और उसके जवाबी हमले में क्या हुआ, ईरान ने इजराइल के ऑयल डिपो पे हमला किया, ईरान ने बहरीन पे के ऑयल लॉजिस्टिक्स पे हमला किया, रिफाइनरी पे हमला किया। तो अब ये लड़ाई जो है वो तेल पे आ गई है, तेल और अर्थव्यवस्था। और जितने हर घंटे ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट रही है, हर हफ्ता, हर घंटे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कल बात करेंगे, कुछ और बात होगी। हम देख चुके हैं कि डॉलर जो है 92 रुपए का हो चुका था। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिकल मार्क के 2000 पॉइंट नीचे है इस वक्त। आज मार्जिनल करेक्शन आया लेकिन 1700, 1800, 1200 पॉइंट नीचे गिरा है। जी लगातार गिरा तो है, लगातार गिरा है। तो भारत ने अपनी इकोनॉमी का बंटाधार किया, अपनी ऑयल स्टॉक्स का बंटाधार किया, और साथ में ग्लोबल पोजीशन जो बनती थी वो खोई। और ये युद्ध अब तब खत्म होगा जब ईरान चाहेगा। वो बात सही कह रहे हैं ईरान की तरफ से जो बात कही है कि युद्ध जो है वो जब हम चाहेंगे तब खत्म होगा। और ये बात सच है, हम लोग 5-6 दिन से इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं। और वो एग्जिट क्या होगा, ट्रंप जाने। वो कह रहे हैं कि हम बम्बार्डमेंट करेंगे और बहुत ही इंटेंसिफाइड बम्बार्डमेंट करेंगे ईरान में। तो ईरान की जनता, अभी आपने फुटेज दिखा दिया कि ईरान की जनता कैसी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान की जनता जो है वो अपने अलग अंदाज में है, और अभी आपने फुटेज देखा भी शुरुआत में कि कैसे। इस बीच अली लारीजानी का एक बयान सामने आया है, अली लारीजानी। और जब हम लोग हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो इस युद्ध को लेकर देखिए कह रहे हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य या तो सभी के लिए खुला मार्ग है या युद्ध भड़काने वालों के लिए अवरोध का मार्ग है। ये साफ साफ कि जिन लोगों ने युद्ध भड़काया है, जिन लोगों ने ईरान को जंग में धकेला है, उनके लिए ये मार्ग अवरोध का मार्ग है। रुकावट, यहाँ पर यहीं से रुकावट, और रुकावट के लिए खेद है। अमलेंदु जी, लेकिन हॉर्मुज की बात आखिर घूम फिर कर डोनाल्ड ट्रंप साहब तेल पे आ गए हैं। बात जो है तेल पे आ चुकी है, और इसीलिए उन्होंने इजराइल की अगर कहें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज़गी जताई थी परसों। और क्योंकि इजराइल ने ईरान के तेल रिफाइनरी पर हमला बोला था, मिसाइल दागा था, उसके बाद अपने यहाँ भी उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी कि एसिड की बारिश होगी तो ये होगा वो होगा। खैर अपना मीडिया कितना महान है आप जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने भी हमला किया इजराइल के ऊपर। और अभी से थोड़ी देर पहले एक फ़ोटो भी देख रहे हैं हम लोग कि वो उस फोटो में जर्मनी के विदेश मंत्री वहाँ तेल अवीव पहुँचे हुए हैं, और ईरान ने कहाँ कहाँ हमला किया है वो देख रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। लेकिन दुनिया में इस युद्ध को, कई अलग अलग युद्ध को हम लोगों ने देखा है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी देखा है। रशिया में जब सोवियत संघ था वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, तो उस ज़माने में मैं वहाँ था, तो आंखों के सामने मैंने देखा है कि कैसे वहाँ जो व्हाइट हाउस है, रशिया में भी एक व्हाइट हाउस है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ वो कैसे तोप के गोले दागे जा रहे थे, वो सब भी देखा है। और वो शीत युद्ध का ज़माना था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, वो उसको फिर ईरान युद्ध को, फिर इराक में अमेरिकी और उसमें भी इनके सद्दाम हुसैन को
सद्दाम हुसैन को 2003, और 2003 के बाद से परिस्थितियां पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे बदली है ये हम लोगों ने देखा है। कैसे अरब स्प्रिंग से लेकर तमाम चीज़ें, और उसके बाद उसी में एक हमारे वो साहब भी हैं, यूक्रेन वाले साहब भी हैं जो, और अब एक साहब इधर, हाँ एक साहब इधर अब आ गए हैं नेपाल में भी, बालन शाह, वो भी वहीं से आए हैं। तो कैसे बदला जाता है। हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ भी हम लोगों ने अन्ना आंदोलन दिल्ली वाले आंदोलन को हम लोगों ने देखा था। तो ये सब होता रहता है समय समय पे, 10 साल में, एक दशक में थोड़ा करवट बदलते हैं, और सत्ता को करवट बदलने के लिए कुछ व्यापारी लोग पैसे लगाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बात यहां पे दूसरी है। बात क्या, ये तेल पे पूरा का पूरा जो खेल है, तेल पे आके टिक गया है क्या? इस युद्ध में जो कुछ पाना खोना था वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब लड़ाई, और इस लड़ाई में एग्जिट का रास्ता जो खोजना है वो सिर्फ और सिर्फ तेल के जरिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, एक हम लोगों की कहावत है कि तेल देखो तेल की धार देखो। तो ट्रंप साहब अब तेल देखो और तेल की धार देखो तो आपको सब अकल ठिकाने लग जाएगी। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, आज उन्होंने एक लेख लिखा, और उन्होंने लेख में ये लिखा है कि जो ट्रंप है उनके ऊपर जो पूरा कब्जा है, मतलब उनकी पार्टी के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, वो वहाँ की उस जायोनी लॉबी का है जो वहाँ हथियारों की सौदागर है, उसका पूरा एक तरीके से कब्जा है। वो तेल की मुख्य व्यापारी है, और वो ट्रंप को दबाव डालती है कि आप इस तरीके की हरकतें कीजिए, जो ट्रंप वो करते हैं। दूसरा जो है, वहाँ जो जनता का विरोध बढ़ रहा है, उसके चलते अब ट्रंप के सामने समस्या ये है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राजीव जी, लाइनें हमारे यहाँ नहीं लग रही हैं गैस की, उस पर यूएस में भी लगना शुरू हो गई है। वहाँ के एक सीनेटर है, दिन में हम लोगों ने उनका वीडियो दिखाया था कि वो किस तरीके से चल के दिखा रहे हैं कि देखो कैसी लाइनें चल रही हैं, और 10 दिन पहले तेल के दाम क्या थे, आज कैसे दोगुने हुए जा रहे हैं तेल और गैस के दाम। तो ये यूएस के अंदर भी एक हड़कंप की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है, और इसके लिए ट्रंप को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन राजीव जी, ट्रंप जो है वो अपनी हरकतों से पास तो आना चाहते नहीं है। इधर ट्रंप साहब ने भी एक सोशल पर लिख डाला कुछ ईरान के लिए कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, बहुत हमला करेंगे। अली लारीजानी जो है, जिनका आपने अभी एक बयान दिखाया, उन्होंने उनका उसको टिप्पणी करते हुए एक्स पर लिखा कि ईरानी लोग जो आशुरा मनाते हैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते, तुमसे बड़े लोग उन्हें खत्म करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए सावधान रहो कहीं तुम ही खत्म ना हो जाओ। अब राजीव जी, ये सीधे सीधे ट्रंप को धमकी दी गई है कि सावधान रहो कहीं तुम ही खत्म ना हो जाओ। तो वार राजीव जी अब इस मोड़ पर पहुंच रही है कि ट्रंप साहब के लिए खतरा पैदा हो गया कि ट्रंप साहब खुद ही जो है वो खत्म ना हो जाए। इस बीच राजीव जी, जो तेल की सारी है अब तो स्वीकार करना शुरू कर दिया है, और ये है कि जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, $38 मिलियन का जो है राजीव, बिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर कुल कर्जा है। और अब ट्रंप के सामने समस्या ये है कि उसको कैसे आर्थिक दलदल से निकाले। तो उस आर्थिक दलदल से निकालने के लिए यही है कि दूसरे जो देशों के संसाधन है उन पर कब्जा करो। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति को उठाकर लाया गया वो भी यही था, उसके संसाधनों पर कब्जा किया जाए, वहां से सोना उठाकर लाया जाए, और ले भी आए हैं काफी कुछ। और यही सोच रहे थे कि ईरान में इस तरीके से किया जाएगा, उसके संसाधनों पर कब्जा करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो उसको संभाला जाएगा। राजीव जी, अगर ये वार लंबी चलती है, और जो कि अब पूरा अंदेशा है कि लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। इजराइल का तो जो होगा राजीव जी वो होगा ही, अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी अमेरिका की भी पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि जो सिपाहियों के ताबूत पहुंचेंगे वो तो अलग है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का क्या होगा जिस डॉलर हेजेमनी के लिए ट्रंप जो थे वो धमकी दे रहे थे पूरी दुनिया को कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा कि 150% टैरिफ लगा दूंगा। वो टैरिफ किसी काम का नहीं रह जाएगा, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ट्रंप की जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो ट्रंप के सामने खतरा डबल है, मार भी खा रहे हैं, पिट भी रहे हैं, और अर्थव्यवस्था भी खतरे में उनकी नजर आ रही है। इधर राजीव जी, IRGC ने आज जो है अभी थोड़ी देर पहले अपनी 34वीं लहर जो है उसका उसने हमला जो है वो किया है, और ईरान के जो IRGC है उसने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि युद्ध का अंत जो है हम तय करेंगे, और हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे और जब तक कि हम जीत नहीं जाते और तुमको सबक नहीं सिखा देते, और तेल की एक बूंद भी हम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देंगे। ये IRGC ने ट्रंप साहब को सीधे सीधे राजीव जी बता दिया है। ये एक तरीके से साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो काफी ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं, और जो 34वीं लहर है उसने अमेरिका और जायोनी शासन के बेस जो हैं
और मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर जो उन पर 1 टन से ज्यादा की प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें और वॉर हेड से हमला किया, ये IRGC का कहना है। दोहा और कतर में भी इस समय धमाके राजीव जी सुने गए हैं, थोड़ी देर पहले ये साफ तौर पर आया है। इधर एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ईरानी मिसाइल ने जो सेंट्रल इजराइल पर हमला किया उसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद ही हिजबुल्लाह ने रॉकेट इजराइल पर गिराए, उसमें भी 16 लोग और घायल हो गए, ये खबर आ रही है। और ईरान का दावा यह है कि अब इजराइल का और खाड़ी देशों का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चकनाचूर हो चुका है और पूरे एयर स्पेस जो है वो ईरान के लिए खुला हुआ है। उनके जो IRGC के कमांडर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम हमले कम करेंगे लेकिन भारी हमले करेंगे, ये राजीव जी आने लगा है। अब जिस तरीके से अब वो जर्मनी के विदेश मंत्री गए हैं, उनको दिखाया गया है राजीव जी, वो चित्र चूंकि दूसरे उसका आर्टलेट का है लेकिन उसका स्क्रीनशॉट हम लोग दिखा भी सकते हैं उसको क्रेडिट देते हुए। उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है ये पीछे खड़े हुए हैं और मलबे के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं ध्वस्त हैं। यानी समझा जा सकता है कि जो गाजा से तस्वीरें आती थी और जिसको इजरायली मीडिया शेयर करता था, वो तस्वीरें जो है राजीव जी अब इजराइल से आ रही है। ये स्थिति हो गई है और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि इजराइल बिल्कुल तबाह हो चुका है। जिस तरीके से गूगल मैप पे जो अब गूगल अर्थ जो है उस पर जो रोक लगाई गई है कि वो फुटेज ना दे, उससे भी समझा जा सकता है कि काफी चीजें छिपाई जा रही हैं। इसका मतलब अमेरिका के अंदर राजीव जी जबरदस्त तरीके से अब उत्पात ट्रंप के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से मुकेश जी आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ गूगल अर्थ की बात हो रही है, चलिए वो गजा और उसके बाद इधर तेल अबीब, और खासकर जब ईरान और इजराइल अमेरिका की बात आती है तो इजराइल यहाँ पे अभी इस पूरे चर्चा में हम लोग और पिछले 11 दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैरेलली अमेरिका और ईरान की चर्चा हुई है, इजराइल की चर्चा बहुत कम हो पाती है। मुकेश जी, कारण यही है कि इजराइल यहाँ है नहीं। इजराइल तो सिर्फ एक जरिया है। जैसे मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में अमेरिका का बेस कैंप बना हुआ है, सैन्य अड्डे बने हुए हैं, लेकिन ये मिडिल ईस्ट के जो गल्फ कंट्रीज के खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं उन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई। जैसे आज कुवैत के अमीर ने कहा कि हम अपनी ज़मीन, अपना आसमान और न ही अपनी बाउंड्री यानी बॉर्डर, तीनों नहीं देंगे अमेरिका के लिए। उन्होंने साफ कह दिया, अपने राष्ट्रपति देश को वो करते हुए, बताते हुए ये कह दिया। लेकिन इजराइल ये कर रहा है। साफ तौर पे ये कहा जाए, ये माना जाए कि ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की है, न कि इजराइल की है। इजरायली धरती से ये वार किए जा रहे हैं और अमेरिका इजराइल के पीठ पे हाथ रखे हुए है। लेकिन ओवरऑल यहाँ इजराइल कहाँ दिखाई देता है? जरा अगर कंपेयर किया जाए, मुकेश जी, इजराइल आपको कहां दिखाई देता है इस युद्ध में? कितनी ताकत तो सारा राजीव, 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, हम लोग ये दर्शक भी थोड़ा बहुत उसको कम ज्यादा जानते रहे हैं। आज की तारीख में जो अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, उनके जो मिलिट्री बेसेस हैं, उनके माध्यम से अमेरिका पूरे गल्फ में तकरीबन, ईरान को छोड़ के तकरीबन हर देश में मौजूद है। नंबर 1, अमेरिका के सैनिक अड्डे इजराइल में भी है, या कहिए इजराइल तो यंगर ब्रदर की तरह ही है, बस एक जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो वाला फर्क है ना। अभी ये जो हम लोग जो आदत पतली देख रहे हैं, वो पतली देख रहे हैं ईरान की उस कामयाबी की वजह से कि जब वो जितने भी ये सैनिक अड्डे हैं उन सबका एयर डिफेंस सिस्टम को वो डैमेज करने में सफल हो गया है। जो भी ताकत थी उसकी, नए वेपन हो, पुराने वेपन हो, ड्रोन से किया, मिसाइल से किया, जिस ढंग से भी किया, ये तो युद्ध होता है। और यही नहीं, ये डैमेज उसने जाकर के इजराइल के अंदर तक करके दिखा दिया। हमास से जब ये लड़ रहे थे तो हमास से लड़ते समय जो इनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म था वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। उसके माध्यम से इजराइल के लोगों को नेतन्याहू ये मैसेज दे पा रहे थे कि हाँ साहब, हम लड़ रहे हैं, हम डैमेज ज्यादा कर रहे हैं सामने वाले को। अभी स्थिति क्या हो गई? अभी स्थिति ये हो गई है कि जितने देशों में इजराइल और ईरान तो फ्रंट पे है, अमेरिका भी फ्रंट पे है, लेकिन जितने देशों में सैनिक अड्डे हैं जिनको इसमें मार पड़ी है, वो लोग ये कह रहे हैं यार हम तो अच्छा फंस गए। तो अच्छों की तब नहीं अकल आई थी जब तुमने अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे बनाने की जगह दी थी। ये उसी का खामियाजा है, उन्हीं रणनीतियों का खामियाजा है कि आज इनकी ये दशा हो रही है। अब एक बात मैं और कहता हूं,
मैं आज इस चर्चा के दौरान मैं चिंतन कर रहा था, मैं सोच रहा था, आप लोगों की बात भी सुन रहा था और सोच रहा था कि फर्ज कीजिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ये तय करें कि हमको यहां से निकल लेना है, जी बेइज्जती जो होगी सो होगी, फायदा जो होगा सो होगा, हम नैरेटिव बनाने के किंग हैं, हमारे पास दुनिया की मेजॉरिटी मीडिया का खेल है, पूंजीपतियों की ताकत है, वगैरह वगैरह। तो वो रास्ता क्या पकड़ेंगे? वो रास्ता पकड़ेंगे कि साहब हमने जो है वो परमाणु ठिकाने इनके पहले खत्म कर दिए थे, अब इनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया है। हमने ईरान की जनता को एक मौका दिया था कि भैया तुम खुद आओ, आगे आओ, अपनी लीडरशिप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करो, तख्ता पलट करो, बाकी ये उनका अपना इंटरनल मामला है, वगैरह वगैरह। फिर भी जो अभी चुने गए हैं, अगर ये कभी जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते आएंगे, नजर आएंगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम फिर दौड़े चले आएंगे। इस टाइप का एक जेस्चर पोस्चर बना करके और वो वहां से, और बाकी उधर नेतन्याहू को बोलेंगे देखो यार ऐसा है, बहुत हो गया, मानवता की खातिर, इसकी खातिर, उसकी खातिर, अब चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, और हमने खामने की तो निपटा दिया ना, चलो इसको भी जरा बदमाश को, छोटे वाले को और बड़ा होने दो, फिर देखेंगे। ऐसे करके एक फेस सेविंग फॉर्मूला लेकर के ये यहां से निकल सकते हैं। अदरवाइज इनके पास और कोई जरिया नहीं सिवाय अपनी दिन ब दिन और भद्द कराने के, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे जो दुनिया में पॉलिटिकल दमखम रुआब दिखता है अमेरिका का, वो हो। वजह यही है, सीधी सी बात यह है कि आपने इतनी तैयारियां की ही नहीं, आपके पास कोई एक्शन प्लान था ही नहीं कि भैया ईरान रिटेलिएट करेगा तो क्या क्या रिटेलिएट कर सकता है, नंबर एक, और उस रिटेलिएशन से हमारे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, उन डैमेजेस का हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे, हम कैसे उसकी भरपाई करेंगे। वरना आप इतने माइटियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो। आपकी स्थिति पतली क्यों हो गई? पतली सिर्फ इसलिए हो गई कि जिनको आप ये समझते थे कि हमारा सो कॉल्ड आयरन डोम है और हमारा ये फलाना फलाना कैटेगरी का रडार है और ये ऐसे रोक देगा वैसे रोक देगा, वो सब के सब उन्होंने ध्वस्त करके दिखा दिए। अब आपकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की कामयाबी इसमें ही है कि आप वहां लाशों की गिनती बढ़ा सकते हैं। कहां? ईरान में। आप उनके कुछ और तेल कुओं को डैमेज कर देंगे, वो भी आपके साथियों के कुछ और तेल कुओं को डैमेज कर देंगे और रिफाइनरीज को डैमेज कर देंगे। इसी स्केल में इस युद्ध को लंबा खींचा जा सकता है और बदले में चूंकि इस एरिया से सारी दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट जुड़ी हुई है, लिहाजा सारी दुनिया डिस्टर्ब होगी और सारी दुनिया में आपकी भद्द पिटेगी कि आपकी वजह से, आपकी नादानियों और बेवकूफियों की वजह से आपने कोई दूसरा प्लान नहीं बना के रखा था कि क्राइसिस आएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हमें भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और यही चीज है जो पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ होती है। अगर 29%, 28% की रेटिंग ट्रंप की अमेरिका में गिर गई है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि आपने सोच समझ के रणनीति बना करके ये नहीं सोचा कि भैया इसके आगे क्या करना, उसके आगे क्या करना, हमें अल्टीमेटली अचीव क्या करना है। 5-6 बार तो आप गोल पोस्ट बदल चुके हैं और आज भी आपके समझ में नहीं आ रहा। अभी भी आप जो कन्फेस कर रहे हो, आपका अधिकारी कन्फेस कर रहा है कि हजारों अमेरिकी मारे जा चुके हैं। चलिए आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए, लेकिन इस डैमेज के लिए, इन अमेरिकियों के मारे जाने से अमेरिका को क्या लाभ आप देने वाले थे? ईरान को क्या लाभ मिल रहा है वो हमें दिख रहा है। उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इंटेग्रिटी बची, राइट? उनका वो जज्बा बचा कि ठीक है भाई हमें कुर्बानी देनी पड़ी लेकिन हमने घुटने नहीं टेके, हमने आत्मसमर्पण नहीं किया। तुम होगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर होगे तो क्या हुआ। और रही बात इसकी कि कह सकते हैं अमेरिका कि ठीक है भाई कल को तुमको पता चलेगा बम बनाने की कोशिश करोगे तो फिर आके मारेंगे, ऐसे कुछ कह के और ये यहां से निकल ले तो अच्छा है। वरना इनकी आने वाले दिनों में इतनी मट्टी फलीद होगी, इतनी फजीयत होगी जो इन्होंने अफगानिस्तान और वियतनाम में भी नहीं देखी। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 देश नहीं है बड़े बड़े, मतलब इजराइल, बड़ी पावर्स, इजराइल, ईरान। असली चीज है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो रही है, जो दिक्कत तकलीफ हो रही है, ये दिक्कत तकलीफ यूक्रेन वॉर में उतनी नहीं हुई थी। आपने सैंक्शंस लगा दिया रशिया के खिलाफ, लेकिन अल्टरनेट मैकेनिज्म से लोगों को वो चीज मिल रही थी, हाँ भाई फ्यूल सप्लाई मिल रही है जी। अब स्थिति क्या होती है जब क्राइसिस होती है दुनिया के किसी भी समाज में, जब क्राइसिस होती है, हम लोगों ने कोरोना के समय में भी देखा है यहाँ कि हो सकता है कि आपको 5 रुपए की चीज 50 रुपए में मिले, लेकिन मिलनी चाहिए जी। अगर मिलेगी ही नहीं तो फिर आप फट पड़ेंगे, फिर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर आप जो है युद्ध को माफ नहीं कर सकते। चलो भैया युद्ध है, क्राइसिस होती है। ये युद्ध का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है युद्ध से जुड़ा हुआ।
अब आप बताइए ना, जिन देशों को अभी इन दोनों देशों के, ईरान की इस लड़ाई से, ईरान इजराइल की इस लड़ाई से, अमेरिका की इस लड़ाई से जिन मुल्कों को बुरी तरह से दिक्कतें हो रही, तकलीफ हो रही, आज हिंदुस्तान ने 50,000 लीटर ये था कुछ गैलन कुछ डीजल भेजा है बांग्लादेश को। बताइए क्या है 50,000 लीटर? कुछ भी नहीं। यानी ये स्थिति हो गई है। हमारे यहां जो लाइनें लग रही हैं, अब देखिए घरेलू गैस सप्लाई, एक चीज और बता दूं दर्शकों के लिए कि दो तरह की गैसेस हैं ये जी। एक जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं। हाँ, बस एक दो लाइन और जी। हाँ, एक दो लाइन और बोलना चाहता हूं। एक एलपीजी है और एक सीएनजी है। दोनों ही जो है जमीन के नीचे पाई जाती है, लेकिन दोनों का जो केमिकल कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहां सीएनजी की वैसी क्राइसिस नहीं है जैसी कि एलपीजी की है, क्योंकि एलपीजी का जो मेजर सोर्स था वो हमारा वही गल्फ के देश थे, लेकिन सीएनजी में स्थिति उतनी खराब नहीं है। तो अभी क्या किया सरकार ने, कहा भैया किसी तरह सीएनजी की सप्लाई, चूंकि बड़े शहरों में बहुत ज्यादा उससे हाई तवा मच जाएगी, तो सीएनजी को किसी तरह से सस्टेन कर लो, एलपीजी के लिए इंतजाम करो। और जैसा मैं पीछे कह चुका था कि आपने तो इंतजाम किया ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि भैया युद्ध शुरू हो गया, सबसे पहले हमारी क्राइसिस कहां आएगी, और उसी का नतीजा और इसका असर हिंदुस्तान के लोगों को अगले, चाहे ये युद्ध खत्म हो या नहीं हो, अगले कम से कम महीने भर तक झेलना पड़ेगा जो क्राइसिस अभी पैदा हुई है। तो उसके लिए भी दर्शक तैयार रहें, पाठक तैयार रहें कि आपको किस तरह के हालात का अभी सामना करना। अगर आप आज की तारीख में एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस देख रहे हैं, आपके होटल बंद हो रहे हैं और चीजों से आप डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो आप ये मान के, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्राइसिस, युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा तो भी महीने भर तक आसानी से शांत नहीं होगा। जी बिल्कुल। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो एग्जिट खोजा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल की बात थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं, यहां पर इजराइल कहां दिखाई देता है आपको इस युद्ध में? पहली बात। दूसरी बात, ईरान यहां पर जो बिल्कुल कह रहा है कि आपने युद्ध की शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे, इसके क्या मायने हैं? एक बड़ा मैसेज जो किसी न किसी दिन अमेरिका को दिया जाना था और वो इस बार ईरान ने दे दिया कि तुम जब चाहते हो, चाहे जिस देश में घुस जाते हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वेनेजुएला हो, अब ईरान है, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता। और सही बात है, कभी ना कभी किसी को खड़ा होना पड़ता है। तो ईरान का ये जो मैसेज है, ईरान की ये जो लड़ाई है, ईरान की जो हिम्मत है, इसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका लगातार अकेला पड़ता चला जा रहा है। अमेरिका कई तरह की कोशिश कर रहा है, उसके साथ इजराइल है, जो आपने पूछा कहां दिख रहा है, जूनियर पार्टनर। जो कल तक इजराइल जो है एक अपने आप को बड़ा देश कहता था मैं दुनिया में डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता हूं, मैं फलाने उपकरण सप्लाई करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री वहां चले जाते थे युद्ध शुरू होने से पहले, पता नहीं क्या लेने गए थे या देने गए थे। लेकिन आज क्या स्थिति हुई? ईरान ने सीधा टारगेट बनाया अमेरिका को और अमेरिका के सहयोगी देशों को। आपका सवाल सही है, वेयर इज इजराइल? कहीं नहीं। इजराइल लड़ते हुए अपने आप खत्म हो रहा है। तो ये जो है ईरान की बात बिल्कुल सही है, उसमें दम है कि लड़ाई मैं खत्म करूंगा, मेरी शर्तों पे होगी। और दुनिया भी जो है यही चाहती है कि अमेरिका की इस दादागिरी पे कहीं ना कहीं जो है वो अंकुश लगना चाहिए। राजीव जी, एक दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, अभी आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान दिखाया, बहुत चिंताजनक है वो। एक तरफ हमारी हालत क्या है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कोई निर्णय न ले पाने की वजह से, अनिर्णय के शिकार होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये हालत कर दी है कि न अमेरिका ये कहता है कि तुम मेरे साथ खड़े हो और न ईरान कहता है। और बाकी पूरी दुनिया जो है, जिसका हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं, वो सोचती है कि ये कुछ भी नहीं है। बहुत खराब स्थिति में ले आए हैं ये जी। आपको एक फैसला लेना चाहिए था, और जो फैसला लेता है दुनिया उसके साथ आती है। पाकिस्तान पहले अमेरिका के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हुआ है,
ईरान को बधाई दे के, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को छोड़ दिया उसने, उसे मालूम है कि उसे अमेरिका से क्या क्या लेना है। उसकी पूरी सैन्य सहायता अमेरिका से आती है, अमेरिका की मदद से ही उसने भारत में सीज फायर करवाया है, अमेरिका की मदद से ही उसने भारत को जो है उस वक्त पे सीज फायर करने पे मजबूर किया है जब भारतीय सेना निर्णायक बढ़त लिए हुए थी। सब कुछ पाकिस्तान अमेरिका के फायदे से ले रहा है और इधर ईरान से भी ले रहा है। वो ईरान के साथ खड़ा होके जो नैतिकता की बात है, जो सच की बात है, वो तो भारत को कहना चाहिए थी। भाई दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो विपक्ष कह रहा है। एक, आपको सुप्रीम लीडर की हत्या के ऊपर शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए थी जी, जो आपने नहीं की। और दूसरा, जो एक बड़ा रूटीन का सामान्य मामला है, नए नेता चुने गए हैं, उनके लिए दो शब्द का बधाई संदेश, सामान्य प्रोसेस है ये। रूस ने दिया, पाकिस्तान ने दिया, दूसरे देश दे रहे हैं, आप दोनों जगह बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये खराब स्थिति है। प्रियंका गांधी ने कहा ये पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए पत्रकारों से कि अमेरिका के सामने झुक के भारत ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। भारत में नहीं, मोदी ने नुकसान कर दिया है भारत का। बिल्कुल। तो स्थिति जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही खराब बनाई गई है। भारत की स्थिति खराब नहीं थी, भारत बड़ी मजबूत स्थिति में था, भारत से कोई मतलब नहीं था। भारत को जो जहां सही बात थी वो वहां बात बोलना चाहिए थी, और इससे ही दुनिया में सम्मान बढ़ता है। रूस खुलेआम ईरान का समर्थन कर रहा है, बावजूद उसके अमेरिका को रूस से बात करने मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? दो ही चीज को दुनिया मानती है, एक आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, आप अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा कर सकें, और दूसरा जरूरत पड़ने पर आप सच बात बोल सके कहीं पे भी। हम दोनों नहीं कर पाए, अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा हम नहीं कर पाए। हमने अमेरिका से परमिशन ली कि रूस से क्या हम तेल खरीद सकते हैं, उसने कहा ओनली 30 डेज, 30 दिन के लिए ले लो। क्या मजाक है ये? और जहां हमें हस्तक्षेप करना था, जहां हमें बात करना थी, तो दूसरा काम भी हम नहीं कर पाए। हमें बोलना चाहिए था कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के देशों को, संयुक्त राष्ट्र को मिलबेट के इस बात की कोशिश करना चाहिए थी कि अगर तुम्हें शक है कि उसके पास परमाणु बम है या परमाणु बम बना रहा है, तो हम सब जांच करते हैं। उसकी प्रक्रिया चल रही थी। हमला करना कौन सा रास्ता था? तुमने हमला कैसे कर दिया? और हमला नहीं किया, उसके सुप्रीम लीडर की तुमने हत्या कर दी। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसलिए अगर ईरान ये कहता है तो दुनिया का उसके साथ खड़ा होना लाजमी है। शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है? यहाँ मुकेश जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी मुकेश जी। चाहता हूं जो अभी शकील भाई ने उठाया ना, इजराइल कहाँ, या आपने भी पूछा इजराइल कहाँ, मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं। इजराइल तकरीबन 95 लाख लोगों का देश है, जिसमें से करीब 70-72 लाख जो है वो यहूदी है। ताजा जानकारी यह है कि तकरीबन 10,000 यहूदियों ने यह कहा है कि हम इजराइल से बाहर जाना चाहते हैं। जो इजराइल यहूदियों के दुनिया भर से वहां आकर के बस रहा था, वो ये जो स्थितियां देख रहा है, जिस तरह से इजराइल में बदहवासी हुई है, पॉलिटिकल बदहवासी, उसके असर की वजह से 10,000 लोगों ने वहां इजराइल की सरकार से परमिशन मांगी है टू क्विट द कंट्री। ये मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। जी जी प्रशांत जी राजीव। जी 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 प्रशांत जी की आवाज नहीं आ रही। कोई खबर अब नहीं आ रही। जी आवाज आ रही मेरी? आ रही अब आ रही। इजराइल के अंदर की कोई खबर इस बार नहीं आ रही है। कंप्लीट सेंसरशिप है, कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कोई खबरें नहीं आ रही हैं। और जहां से ये युद्ध शुरू हुआ था रिजीम चेंज की बात पे, तो ये युद्ध अगर इसी स्टेटमेंट पर खत्म होगा तो रिजीम चेंज तो राजीव जी इस बार इजराइल में होगा। ये युद्ध की वजह से ही नेतन्याहू बचे हुए थे, और ये युद्ध अगर रुकेगा तो इस बार बादल जो है रिजीम चेंज के इजराइल की तरफ जाएंगे। दूसरा कि कुछ चीजें, ये युद्ध कब खत्म होगा, हफ्ते भर बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल गई हैं। उसमें 2-3 चीजें हम गिना देंगे।
एक जो जीसीसी कंट्रीज यानी अरब वर्ल्ड के जो कुछ कंट्रीज, यूएई, बहरीन, कतर, ये जो कंट्रीज का एक नया इकोनॉमिक मॉडल बना था, जी नो टैक्सेस, लग्जरी लाइफ, वो मॉडल हमेशा के लिए हिल गया है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फीचर था सेफ्टी सिक्योरिटी। दूसरा चीज बदल गई कि अब अमेरिकी अड्डे कोई देश अपने यहाँ लगाने में संकोच करेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी उसको खतरा होगा। तीसरी बात जो बदल गई है वो ऑयल की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में। तो ये कुछ चीजें बदल गई, और एक और चीज बदली है बहुत बड़ी, वो मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय ऑरा, भारत के प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय ऑरा। अब ये किसी मामले पे कुछ भी बड़ी बात कहने के या कुछ करने के वो अब पोजीशन में नहीं है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त भारत के पास है।